Everyone, this is Adhan, and you are watching the 7th episode of HR Conversation, where we try to bring and engage with the senior leaders across the globe and Pakistan. So, आज हमारे साथ मौजूद है मिस्टर सलमान नूर शेख, जिनका अराउंड 20 years of experience in the field of HR, और स्पेशली अगर मैं बात करूं तो हेल्थ केयर HR में इनको अराउंड 2 decades of years of experience है. सर, बहुत शुक्रिया हमारी इनविटेशन एक्सेप्ट करने के लिए. वेलकम टू दिस कन्वर्सेशन. मैं चाहूंगा कि आप स्टार्ट करें अपने लिटिल इंट्रोडक्शन से, जहां पे आप एक पूरी जर्नी हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करें. हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया आहत. सबसे पहले तो आपका कि आपने अपने पॉडकास्ट में मुझे इनवाइट किया. सर, थैंक यू सो मच. मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि इस पर्टिकुलर हेल्थ केयर डिपार्टमेंट से डोमेन से हमारे पास कोई सीनियर पर्सन आए जो कि अपने व्यूज शेयर करें. जरूर जरूर इंशाल्लाह. बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा आपकी इस प्रोग्रेस को कि आपने इतना अच्छा ये काम शुरू किया पॉडकास्ट का, जिसमें अब आप लोगों को गाइड करते हो और उनके एक्सपीरियंसेस की बेसिस पे कन्वर्सेशन होती है, और ये कन्वर्सेशन जेन ज़ी तक जाती है. लोग जेन ज़ी जो है इस तजर्बे से सीखती है लोगों के. और मैं अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको देता चलूँ. जैसा आपने कहा कि मेरा फैमिली बैकग्राउंड सऊदीया का है. मेरी पूरी जिंदगी सऊदीया में गुजरी है. स्टिल मेरे बहन भाई पेरेंट्स सब सऊदीया में ही हैं. हम 1980 से वहीं पर सेट हैं. मेरी एजुकेशन, मेरी जॉब और मेरी मतलब शादी, बच्चे, ईच एंड एवरीथिंग सऊदीया का ही है. और वहाँ मैंने सऊदी जर्मन हॉस्पिटल, जो कि सऊदी अरब का सबसे बड़ा प्राइवेट हॉस्पिटल है, वहाँ 16 साल काम किया एज ए HR जर्नलिस्ट. फिर उसके बाद जब वहाँ मेरी जॉब खत्म हो गई तो फिर मैं पाकिस्तान आया, तो चिन्योर जनरल हॉस्पिटल में मैंने 2.5 साल काम किया एज असिस्टेंट मैनेजर HR. और अभी मोर देन 3.5 years में कोतियाना मेमन हॉस्पिटल में काम कर रहा हूँ एज अ मैनेजर HR. और यहाँ में HR के जितने बेसिक फंक्शंस हैं, OD से रिलेटेड, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड, HR ऑपरेशन से रिलेटेड, वो मैं सारे लीड कर रहा हूँ. परफेक्ट सर, बहुत अच्छे से आपने समराइज किया अपनी जर्नी को. अच्छा सर, मैं जानना चाहूँगा कि लगभग आपका 20 साल का एक्सपीरियंस है इन द फील्ड ऑफ HR. अगर हम जानना चाहें कि करियर के शुरू से अगर आप वापस अपनी जर्नी को देखें तो वो कौन सी चीज़ है जो आप डिफरेंट करते हैं? असल में बात ये है कि मुझे ऐसा लगा स्टार्ट में कि जब मैंने HR की फील्ड में कदम रखा कि HR जो है खाली पॉलिसी इंप्लीमेंट करवाता है, बिल्कुल. बस HR का काम है और कोई काम नहीं है. लेकिन जब मैंने HR की दुनिया में कदम रखा तो मेरा जो परसेप्शन है वो बिल्कुल ही चेंज हो गया. HR पॉलिसी पे इंप्लीमेंट तो करवाता है ऑर्गेनाइजेशन में, लेकिन HR उसके साथ साथ एम्प्लॉय की वेलबींग का भी ख्याल रखता है. एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए, उनके अंदर अच्छी अच्छी स्किल डेवलप करने के लिए ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के बहुत सारे सेशन करवाता है, जिसमें सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग, हार्ड स्किल ट्रेनिंग, नर्सिंग की अपनी ट्रेनिंग, डॉक्टर्स की ट्रेनिंग, ताकि मुख्तलिफ ट्रेनिंग के जरिए वो अपने अंदर अच्छी सलाहियत पैदा कर सके. अच्छी सलाहियत पैदा करने से फिर वो अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर कर सकते हैं. जिससे परफॉर्मेंस बेहतर होगी तो इसका इम्पैक्ट ऑटोमेटिकली जो है डिपार्टमेंट की ग्रोथ पर आएगा. डिपार्टमेंट की ग्रोथ होगी तो इदारे की ग्रोथ होगी. तो बेसिकली एम्प्लॉय की वेलबींग और एम्प्लॉय की ग्रोथ के लिए जो है HR काम करता है. बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल सही पॉइंट रेज करा. कुछ लोग समझते हैं कि HR सिर्फ जो है वो सिर्फ रिक्रूटमेंट की हद तक है, बट नहीं. मैं समझता हूँ अगर आपने कंपनी को आगे लेके जाना है ना, तो OD और लर्निंग एंड एम्प्लॉइज की लर्निंग एंड डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. अच्छा सर, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि आपने सऊदी और जर्मन हॉस्पिटल, मदीना और पाकिस्तान दोनों जगह आपने काम किया है. इन दोनों के अगर HR कल्चर को हम देखें तो सबसे बड़ा डिफरेंस किधर आता है? सबसे बड़ा डिफरेंस इंटरनेशनल काम करने के हवाले से और डोमेस्टिक काम करने के हवाले से मुझे जो नजर आया है वो ये है कि वहाँ जो एम्प्लॉयज होते हैं वो अपनी इन्वेस्टमेंट की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं. इन्वेस्टमेंट इन सेंस कि अपनी पर्सनल डेवलपमेंट, अपनी प्रोफेशनल डेवलपमेंट के ऊपर, कि वो अगर ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो साथ साथ वो अपनी क्वालिफिकेशन, अपने एक्सपीरियंस को इम्प्रूव करते रहते हैं और अपनी क्वालिफिकेशन को और अपने क्रेडेंशियल को अपग्रेड करते रहते हैं. पाकिस्तान के अंदर भी ये एनवायरनमेंट है, लेकिन पाकिस्तान में मुझे ये नज़र आया कि यहाँ बहुत से एम्प्लॉयज़ जो हैं वो अपनी डेवलपमेंट के ऊपर इतना खर्चा नहीं करते, ना इतनी तवज्जो देते हैं, और उनकी कोशिश ये होती है कि इसके बगैर हमारी प्रमोशन हो जाए, जो कि नामुमकिन है. प्रमोशन होती है तो उसका तरीका यही है कि आप अपने आप को इम्प्रूव करो, अपनी क्वालिफिकेशन को अपग्रेड करो, और उसके हिसाब से जैसे जैसे आप अपनी क्वालिफिकेशन को, अपने एक्सपीरियंस को, अपने आप को अपग्रेड करते चले जाओगे तो फिर इदारे में ऑटोमेटिकली आपको प्रमोशन मिलती चली जाएगी और आपका जो है आगे बढ़ने का चांस बढ़ता चला जाएगा. अगर ये सोच लें कि हमने कुछ करना नहीं है और हमें बस प्रमोशन मिल जाए तो ऐसा नामुमकिन है. परफेक्ट, ठीक है. अच्छा सर, मेरा एक क्वेश्चन आपसे है कि HR के लिए हेल्थ केयर इंडस्ट्री जो है वो डिफरेंट क्यों है? लाइक डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, सपोर्ट स्टाफ है, उनको क्या सबसे बड़ा चैलेंज फेस करते हैं आप लोग? जैसे अगर इन डोमेन की बात करें, पर्टिकुलर डोमेन की बात करें, क्या क्या चैलेंजेस हैं? असल में सबसे बड़ा चैलेंज जो हॉस्पिटल में होता है वो ये होता है कि आप तो जानते हैं कि हॉस्पिटल 24 आवर रन करता है.
तो 24 आवर जब हॉस्पिटल रन कर रहा होता है तो इसमें ऐसे एम्प्लॉयज होते हैं जो 24 आवर रोटेशन पे ड्यूटी कर रहे होते हैं, मॉर्निंग अलग, इवनिंग अलग, नाइट अलग। तो हमारा जो सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि ऐसे एम्प्लॉयज हायर करना जो कि रोटेशन ड्यूटी पे काम करने के लिए एग्री हो जाए और उनका रोस्टर इस तरीके से मेंटेन हो कि उन लोगों को ड्यूटी परफॉर्म करने में भी कोई इशू ना हो और वो इजीली अपना वर्क लाइफ बैलेंस और अपना प्रोफेशनल लाइफ बैलेंस दोनों को जो है इजीली मेंटेन कर सकें। सबसे बड़ा चैलेंज तो ये आता है ड्यूटी आवर्स को मेंटेन करने का उनकी। दूसरा जो चैलेंज आता है हमारे को, जो कि जितनी ऑर्गेनाइजेशन है सब में एचआर वालों को ये चैलेंज आता है, वो है रिटेंशन का। कि अगर फॉर एग्जांपल कोई भी डॉक्टर अगर फॉर एग्जांपल किसी और हॉस्पिटल में उसको 10-15 हजार ऊपर मिल जाते हैं तो वो फौरन रिजाइन देके चले जाते हैं, या कोई नर्स है उसको 5,000 ऊपर मिल जाते हैं कि और हॉस्पिटल में तो फौरन रिजाइन देके चले जाते हैं। तो इस तरह हेल्थ केयर इंडस्ट्री में ये टर्नओवर रेशो कायम रहता है, लोगों का आना 10-15 लोग आना जाना लगा रहता है कि हम 10-15 लोग अगर हायर कर रहे हैं तो 10-15 लोगों का फाइनल सेटलमेंट हर महीने बना ही रहे होते हैं। तो ये दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि रिटेंशन, एम्प्लॉय को रिटेन करना दूसरा चैलेंज ये है। तो ये दो बड़े मेजर चैलेंज हैं, और भी चैलेंजेस हैं लेकिन दो बड़े मेजर चैलेंजेस ये हैं। ओके, सही। सर, एआई को आप किस तरीके से देखते हैं? आजकल आपको पता है एआई का बहुत जिक्र है। मैं जानना चाहूंगा कि एआई एचआर को रिप्लेस करेगी या सिर्फ एचआर प्रोफेशनल्स जो हैं उनको इवॉल्व होना पड़ेगा? असल में बात ये है कि मेरा जो अपना एक वो परसेप्शन के हवाले से वो ये है कि ज्यादातर मैं बहुत सारी मीटअप्स में जाता हूँ, सेमिनार में जाता हूँ, वर्कशॉप में जाता हूँ, पैनल डिस्कशन में जाता हूँ, तो मैं वहाँ यही गुफ्तगू सुनता होता हूँ कि आजकल लोगों में ये बड़ा खौफ पैदा हो गया है कि एआई जो है वो जॉब खा जाएगा। ऐसा नहीं है, एआई जॉब रिप्लेस नहीं करेगा, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि एआई बंदा रिप्लेस करेगा। मिसाल के तौर पे एक ऐसा प्रोफेशनल जिसको एआई पे कमांड नहीं है और ऐसा प्रोफेशनल जिसको एआई पे कमांड है, मिसाल के तौर पे अगर मेरे को एक ऐसा एचआर प्रोफेशनल चाहिए अपने डिपार्टमेंट के अंदर, अगर मैं उसको कहूँ कि आप मुझे जॉब डिस्क्रिप्शन बना के दो इस पोजीशन पर, और अगर वो फॉर एग्जांपल एआई की मदद से अच्छी सी जॉब डिस्क्रिप्शन बना के दे देता है, तो ऑब्वियसली मैं फिर उसी को प्रीफर करूंगा कि मैं ऐसे बंदे को हायर करूं जो कि स्मार्ट वर्क जानता हो और मेरी रिक्वायरमेंट, मेरे डिपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट पूरी करके दे सकता हो। इसके मुकाबले में अगर कोई एक ऐसा बंदा मैं जिसको हायर करूं और उसको बोलूं कि आप जरा जेडी बना के दो, ओके आई एम सॉरी सर मैं आपको जॉब डिस्क्रिप्शन बना के नहीं दे सकता, तो ऑब्वियसली फिर कोई भी एचओडी जो है किसी भी ऐसे बंदे को हायर नहीं करेगा जो कि टास्क परफॉर्म करके ना दे सके। तो मेरी रिक्वेस्ट है तमाम एचआर प्रोफेशनल से, ये एआई फॉर एचआर, ये मुख्तलिफ तरह के कोर्सेज मार्केट में कराए जा रहे हैं, तो आप इसको लाजमी सीखें कि एआई की मदद से एचआर के टास्क आप कैसे परफॉर्म कर सकते हैं स्मार्ट। मेरे ख्याल फ्लुएंट हो जाएंगे और ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। अच्छा, आपने रिटेन की बात करी, आपने जीडी की बात करी ना। नेक्स्ट जो मेरा क्वेश्चन है उसको मैं एक केस स्टडी की तरह लूंगा। लेट्स सपोज कि अगर दो एम्प्लॉइज की परफॉर्मेंस सेम हो, लेकिन एक सिर्फ अपनी जीडी के मुताबिक काम कर रहा है और दूसरा टीम को सपोर्ट भी करता है, तो प्रमोशन आपके ख्याल में किसको मिलनी चाहिए? असल में मेरी नजर में एक तो वो एम्प्लॉय जो अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन को खाली फॉलो कर रहा है, एक तो एम्प्लॉय ए हो गया, और एक एम्प्लॉय बी जो अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन को भी फॉलो कर रहा है और साथ साथ एक्स्ट्रा इजाफी भी काम करके दे रहा है छोटे को। तो गलत तो इन दोनों में कोई भी नहीं है, क्योंकि वो भी अपनी जेडी परफॉर्म कर रहा है और ये भी अपनी जेडी परफॉर्म कर रहा है, लेकिन ये इजाफी काम करके दे रहा है जेडी से हटके। तो मैं प्रोफेशनल लाइफ के अंदर अपने जितने भी एचआर के जूनियर्स हैं, मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं कहता हूँ देखो अपनी जेडी में ही अगर अटके रहोगे तो इस तरह इजाफी लर्निंग नहीं हो सकेगी। बिल्कुल, ये आपने तो आप कोशिश ये करो अपनी जेडी के साथ साथ आपका सीनियर क्या काम कर रहा है उसको भी वॉच करो, और आपके डिपार्टमेंट के जितने हायरार्की के लोग हैं क्या क्या टास्क परफॉर्म कर रहे हैं आप सबको वॉच करो, सबको लर्न करो, सबको सीखो। क्योंकि फ्यूचर में अगर आपको एचआर मैनेजर बनना है तो आपको हर पोजीशन की हर जेडी पर कमांड होनी चाहिए। ये नहीं कि मैं खाली रिक्रूटमेंट करूंगा, मैं ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट नहीं करूंगा, मैं ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट करूंगा, मैं परफॉर्मेंस मैनेजमेंट नहीं करूंगा। एचआर मैनेजर बनने के लिए आपको एचआर के तमाम फंक्शंस पे कमांड होनी चाहिए, और वो जब भी होगी जब आप अपने आप को एचआर के सारे फंक्शंस में इन्वॉल्व करोगे, सारी जेडीज में इन्वॉल्व करोगे। मैं एक एग्जांपल देता हूं, मैं जब असिस्टेंट मैनेजर एचआर था तो हमारे डेप्यूटी मैनेजर एचआर लीव पर थे, तो हमारी जो हेड ऑफ एचआर है उन्होंने मुझे कहा सलमान जो मंथली एचआर रिपोर्ट्स जो ट्रस्टीज को जाती हैं क्या आप बना दोगे, जो डीएम बनाता था। अच्छा, डीएम हमारे भी बनाते थे तो मैं उनके साथ बैठता था और मैं उनको वॉच करता था और मैं उनको कहता था मैं देखना चाहता हूँ, सीखना चाहता हूँ, इन केस ऑफ योर एब्सेंस अगर मैडम मेरे से कहें तो मैं फिर उनको बना के दे सकता हूँ। तो मैंने मैडम को यही हुआ कि वो डीएम जो है लीव पर थे, मैडम ने मुझे कहा कि सलमान वो रिपोर्ट बना के दे सकते हो, मैंने कहा मैडम मैं बना के दे सकता हूँ, क्योंकि मैं इन्वॉल्व था, मैंने सीखी भी थी। मैंने तकरीबन आधे घंटे के अंदर सारी मंथली एचआर रिपोर्ट बना के मैडम को दे दी, मैडम खुश हो गए, मैडम ने वो मंथली एचआर रिपोर्ट्स ट्रस्टीज को भेज दी। अगर मैं नहीं
ये मतलब अमल करता, ना मैं डीएम के साथ बैठता, ना मैं अपना एक तजस्सुस पैदा करता कि मुझे काम सीखना है, तो फिर मैं परफॉर्म करके नहीं दे सकता था और इस तरह मेरा इंप्रेशन अच्छा गया मेरी एचओडी की नजर में। तो कोशिश ये करें कि ये बात ना करें कि हमें डेजिग्नेशन मिलेगी या हमें सैलरी ज्यादा मिलेगी फिर हम टास्क मतलब करेंगे। मैं कहता हूँ आजकल आपने ये बात करी, आपने अपनी एग्जांपल दी है। अब मेरा एक क्वेश्चन है, मैं पर्सनली इस चीज को देखता हूँ कि देखें, जब ये हम एक्स्ट्रा काम करते हैं तो वो समझ लिया जाता है कि हमारी जीडी का भी ये हिस्सा है, तो वो आगे फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। इस चीज को कैसे देखते हैं आप, चीजें कैसे कंट्रोल करें? बिल्कुल, मैं कहता हूँ कि इस चीज का इंतजार नहीं करो कि आपकी प्रमोशन होगी, आपकी सैलरी बढ़ेगी, उसके बाद आप ये काम करोगे। आप ये जिम्मेदारी लेना शुरू करो। प्रमोशन और रीडेजिग्नेशन ऑटोमेटिकली चलकर आपके पास आएगी। अगर एक एम्प्लॉय टेक्निकली बहुत स्ट्रांग है लेकिन उसका एटीट्यूड जो है वो टॉक्सिक है, और दूसरा एक एवरेज परफॉर्मर एम्प्लॉय है बट टीम प्लेयर है, सो आप जो है किसको रिटेन करेंगे? अच्छा, जो टॉक्सिक एम्प्लॉयर है उस एम्प्लॉयर उसको तो मैं कोशिश करूंगा कि उसकी प्रॉपर काउंसलिंग करूं ताकि उसके अंदर ये टॉक्सिसिटी जो है ये खत्म हो जाए। प्रोटो आपने बात करी, थोड़ा डिटेल में बताएंगे इस बारे में? सॉरी, प्रोटो काउंसलिंग की आपने बात करी ना, तो ये होती किस तरीके से है और क्या बेनिफिट होगा इसका? इसमें देखें, इसमें ये है कि मिसाल के तौर पे एक आपने एम्प्लॉय का जिक्र किया कि जैसे एक एम्प्लॉय ऐसा है जो टॉक्सिक है और दूसरा टॉक्सिक नहीं है, तो एक एम्प्लॉय जो टॉक्सिक नहीं है तो उसकी तो जरूरत है, उसको तो ऑटोमेटिकली हम रिटेन कर लेंगे। लेकिन जो बंदा टॉक्सिक है तो जाहिर बात है टॉक्सिक बंदे की एचओडी की तरफ से कंप्लेन जरूर आती है कोई ना कोई, ये तो एक तयशुदा बात है। जब एचओडी की तरफ से कंप्लेन आएगी तो हम सबसे पहले, मेरा एचआर पॉइंट ऑफ व्यू तरीका ये होता है कि मैं सबसे पहले उस बंदे को बुला के उसकी वर्बल काउंसलिंग करता हूँ। मैं डिसिप्लिनरी एक्शन की तरफ नहीं जाता, वर्बल काउंसलिंग करता हूँ कि देखें आपकी इस तरह कंप्लेन आई है तो प्लीज आप जरा केयर करने की कोशिश करें, और अभी मैं डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं ले रहा लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं डिसिप्लिनरी एक्शन लूंगा। तो अभी मैं सिर्फ वर्बली आपको समझा रहा हूँ कि प्लीज आप ऐसा ना करें। अगर उसके बाद भी अगर वो अपने आप को इम्प्रूव नहीं करता है और एचओडी की तरफ से दोबारा कंप्लेन आती है तो फिर हम एचआर पॉइंट ऑफ व्यू एक्सप्लेनेशन लेटर इशू करते हैं कि आपकी दोबारा कंप्लेन आई है तो आपको एक्सप्लेनेशन लेटर इशू किया जा रहा है, तो आप अपना जवाब जमा कराएं विद इन 24 आवर आफ्टर रिसीविंग ऑफ दिस लेटर। जब उसका जवाब आ जाता है तो अगर जवाब सेटिस्फैक्टरी है तो फिर हम उसको क्वेश्चन लेटर इशू करते हैं कि आप एहतियात करें, आपने जो जवाब दिया ठीक है, वेरीफाइड है, जस्टिफाइड है, लेकिन आप कोशिश करें कि एहतियात करें दोबारा ये गलती रिपीट ना हो। और अगर उसका जवाब सेटिस्फैक्टरी ना हो, आए बाएं शाएं किया हुआ हो जवाब के अंदर, एचओडी बोले नहीं मैं इसके जवाब को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तो फिर उस सूरत में हम उसको फर्स्ट वार्निंग लेटर इशू करते हैं बुला के। और वार्निंग लेटर में हम यही कहते हैं कि आपकी जो है एक्सप्लेनेशन जो है वो अनसेटिस्फैक्टरी है, तो आपको फर्स्ट वार्निंग लेटर किया जा रहा है और नेक्स्ट टाइम उम्मीद है आप ऐसी गलती नहीं करेंगे, अदरवाइज डिसिप्लिनरी स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा अकॉर्डिंग टू कंपनी पॉलिसी। तो उसमें ये है कि फर्स्ट वार्निंग लेटर देते हैं तो उसमें काफी हद तक बंदा इंप्रूव हो ही जाता है। फिर अगर दोबारा गलती आ जाए, सेकंड वार्निंग लेटर, दोबारा कोई मिस्टेक आ जाए तो थर्ड वार्निंग लेटर, तो ये पूरा प्रोसेस होता है डिसिप्लिनरी एक्शन का जिसको फॉलो किया जाता है। और इनके अल्लाह ना करे उसकी मुसलसल अगर कंप्लेन आ रही हो तो फिर एज पर मैनेजमेंट अप्रूवल या तो एंड ऑफ सर्विस कर देते हैं या सर्विस नो लॉन्गर रिक्वायर्ड या टर्मिनेशन व्हाटएवर। तो ये प्रोसेस होता है कि टॉक्सिक बंदे को इस तरीके से डील किया जाता है। मैं इस हक में नहीं हूँ कि कोई टॉक्सिक बंदे को डायरेक्ट फायर कर दिया जाए, तो एटलीस्ट उसको इंप्रूव करने का मौका दिया जाए। तो सर मैक्सिमम कितनी वार्निंग्स हो कि आप टर्मिनेट कर दें? फिर हमारा तो यही है कि तकरीबन 2-3 वार्निंग तो हम उसको दें, फिर उसके बाद टर्मिनेशन तो बनता ही बनता है उसका, ये चीज। ठीक है। अच्छा सर, एग्जिट इंटरव्यूज पाकिस्तान में कितने इफेक्टिव है ये मैं जानना चाहूंगा कि कंपनीज वाकई एम्प्लॉय फीडबैक जो होता है वो इम्प्लीमेंट करती हैं या जस्ट वो एक ऐसी फॉर द शो होता है? असल में एग्जिट इंटरव्यू इज अ पार्ट ऑफ फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। जिस वक्त एम्प्लॉय टाइम देके या किसी भी सिचुएशन की वजह से कंपनी को एग्जिट कर रहा होता है तो एग्जिट इंटरव्यू इसलिए लिया जाता है ताकि उसकी अपनी एवेल्युएशन और उसकी अपनी असेसमेंट वो बता सके कि कहाँ इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, कहाँ वीक पॉइंट है। अब जब तक पाकिस्तान बात आ जाती है पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में बहुत कम ऑर्गेनाइजेशन है, ये आप सही कह रहे हैं, बहुत कम ऑर्गेनाइजेशन है जो एग्जिट इंटरव्यू की बेस पे
चीजों को एसेस करती हैं, फिर उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करती हैं। वरना ज्यादातर तो यही होता है कि वो जो फाइल क्लोज हो रही होती है, तो जब एफएनएफ बनाया जा रहा होता है तो उसी में ही उसको जो है एग्जिट इंटरव्यू को जो है वो फाइल के अंदर ही दबा के रख दिया जाता है। लेकिन मैं हम सऊदीया की आपको प्रैक्टिस बताता हूँ। सऊदीया में हम क्या करते थे, हमारी स्ट्रेटेजी इस तरह होती थी कि अगर कोई एम्प्लॉय जा रहा है तो एग्जिट इंटरव्यू एचआर नहीं लेता था, वहां पर रिस्क ऑफिसर होता था हमारा, वो एग्जिट इंटरव्यू लेता। और एग्जिट इंटरव्यू जब वो लेता था तो वो हमने आईटी की मदद से एक प्रोग्राम ऐसा उनको बना के दिया हुआ था हमारे रिस्क ऑफिसर को, कि वो सारी कंप्लेंट्स या जो भी उसकी अपनी ऑब्जर्वेशन होती थी और ओपिनियन होती थी, सजेशन होती थी फॉर इम्प्रूवमेंट पर्पस, तो वो सिस्टम पे फीड हो रही होती थी ऑनलाइन, जो एक ऑटोमेटिकली रिपोर्ट जनरेट होके सीईओ के पास जाती थी और ओनर जो ग्रुप के जो प्रेसिडेंट है उनके पास जारी होती थी। तो ग्रुप के प्रेसिडेंट उस रिपोर्ट को रिव्यू कर रहे होते थे बाकायदा, कि एग्जिट इंटरव्यू अगर रिपोर्ट आई है तो इसमें क्या क्या चीजें हैं तो जो बंदे ने बताई हैं, तो उस पर फिर प्रेसिडेंट सीईओ से डिस्कशन करते थे कि इन चीजों पे इम्प्रूव काम करने की जरूरत है, इनको जरा सही करो। फिर सीईओ साहब जो है हमारा जो है वो उस पर एक्शन लेने की कोशिश करते थे। लेकिन पाकिस्तान में इस तरह की कोई स्ट्रेटेजी मैंने देखी नहीं है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है। मैं कहूंगा कि एक बंदे ने इंटरव्यू जाता है, हाँ चीजों को दबा दिया जाता है, मैनेजमेंट खुद अपर मैनेजमेंट तक बहुत सारी चीजें नहीं पहुंचाती। परफेक्ट, ठीक है। अच्छा सर, लिंक्डइन पर हर दूसरा बंदा जो है एचआर एक्सपर्ट नजर आ रहा होता है। आपके ख्याल में सोशल मीडिया ने एचआर प्रोफेशन को कितना बेनिफिट दिया है? असल में लिंक्डइन का एक पॉजिटिव इस्तेमाल जो कि हर एचआर प्रोफेशनल या किसी भी प्रोफेशनल को आना चाहिए, वो ये है कि आजकल रिक्रूटर जो होता है वो आप प्रोफेशनल की लिंक्डइन की प्रोफाइल भी रिव्यू करता है। मिसाल के तौर पे अगर किसी का सीवी किसी ऑर्गेनाइजेशन में किसी एचआर हेड के पास आया तो वो सीवी को देखेगा, साथ साथ उसकी लिंक्डइन की प्रोफाइल को भी देखेगा, ताकि वो मैच करेगा कि मिसाल के तौर पे अगर इस बंदे की लिंक्डइन की प्रोफाइल अपडेट है तो इसका मतलब ये कितना सोशलाइज है, कितना सोशल एक्टिव है, और इसका लर्निंग एंड डेवलपमेंट पे और अचीवमेंट पे कितना मतलब ट्रस्ट है, ये कितना अपने आप को अपग्रेड रखता है। और आजकल तो बहुत सारे रिक्रूटर जब सीवी देखते हैं तो साथ साथ लिंक्डइन की प्रोफाइल भी देखते हैं, ताकि सिमिलरिटी का पता चल सके कि जो एक्सपीरियंस सीवी में शो हो रहा है वही एक्सपीरियंस उसकी प्रोफाइल में भी शो हो रहा है या नहीं। तो ये चीज वेरी इंपॉर्टेंट होती है। तो मैं यही कहूंगा कि जितने भी प्रोफेशनल्स हैं अपनी लिंक्डइन की प्रोफाइल अकॉर्डिंग टू सीवी अपग्रेड करें, ताकि इनकेस अगर रिक्रूटर लिंक्डइन की प्रोफाइल देखे और सीवी देखे तो दोनों चीजें मैच हो सकें। दूसरा, जब आप कहीं जाते हैं इवेंट्स में या किसी प्रोग्राम में या किसी ट्रेनिंग में या किसी वर्कशॉप में, तो उनकी तस्वीरें और उनके सर्टिफिकेट्स जो आपको मिले हैं वो लिंक्डइन पे जरूर लगाएं, ताकि आपकी लिंक्डइन की प्रोफाइल अपग्रेड हो, आपके ज्यादा से ज्यादा फॉलोवर्स हो, और इन चीजों से जो है आपकी रीच ज्यादा होती है, तो इसका इम्पैक्ट आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे भी आता है, प्रोफेशनल डेवलपमेंट पे भी आता है, और इसका इम्पैक्ट आपके इदारे पे भी आता है। परफेक्ट सर, सऊदीया में क्या लिंक्डइन इफेक्टिव है इतना? वो प्रोफाइल्स वगैरह चेक करते हैं? बिल्कुल, इंटरनेशनली तो ये चीजें बहुत ज्यादा होती जाती हैं। पाकिस्तान में शायद अभी भी शायद इतना नहीं देखा जाता होगा, लेकिन इंटरनेशनली शायद किसी भी कंट्री में आप जॉब के लिए अप्लाई करो तो वहां तो ये चीजें बहुत ज्यादा मायने रखी जाती है और देखी जाती है। बाकायदा लिंक्डइन की बाकायदा पूरी प्रोफाइल देखी जाती है, बाकायदा ये भी देखा जाता है कि इस बंदे ने अपनी लास्ट पोस्ट कब लगाई और कितना ये एक्टिव है लिंक्डइन के अंदर। परफेक्ट सर, लेट्स सपोज कि अगर आज पाकिस्तान का आपको एचआर मिनिस्टर बना दिया जाए, तो सबसे पहले कौन सा लॉ या पॉलिसी होगी जो आप इंट्रोड्यूस करवाएंगे? अगर मुझे एचआर मिनिस्टर बना दिया जाए तो मैं सबसे पहले तो यही कोशिश करूंगा कि हमारा जो लेबर के जो कवानीन है वो सारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फुली उनकी जो है ना कंप्लायंस होनी चाहिए 100%। खास तौर पे मिनिमम वेज, अगर मिनिमम वेज 40,000 है तो हर कम से कम हायर किए जाने वाला बंदा 40,000 उसको मिलना चाहिए। दूसरा, ईओबीआई का 100% कंप्लायंस होना चाहिए, जो कि नहीं होता। सेसी का कंप्लायंस 100% होना चाहिए, जो कि नहीं होता। तो भी बहुत सारे एम्प्लॉइज हैं जो कि बाय बैंक उनको सैलरी जानी चाहिए, लेकिन बाय कैश जो सैलरी जारी होती है जो कंप्लीटली इलीगल। तो ये बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, अगर मेरे को मिनिस्टर बनाया गया तो लेबर लॉ जो कंप्लायंस है बस वही 100% इदारों के अंदर इम्प्लीमेंट हो जाए, और जो इदारा उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेगा पॉलिसीज को तो उनको जुर्माना भरना पड़ेगा मंथली बेसिस पे। तो मैं ये काम करूंगा अगर मुझे एचआर मिनिस्टर बनाया गया। परफेक्ट
सर नाउ आई हैव अ क्वेश्चन फॉर आवर फ्रेश ग्रेजुएट्स जो 2026 में एचआर फील्ड ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उनके लिए टॉप 3 स्किल्स आप क्या सजेस्ट करेंगे, किन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करें? देखिए, सबसे पहले तो आप वो अपना जो है ना कम्युनिकेशन स्किल्स, ये इसकी ट्रेनिंग लें जो कि ओके। बहुत जरूरी है। एक तो इस चीज को जो है कम्युनिकेशन स्किल्स का ख्याल रखें। दूसरा, डिसीजन मेकिंग, आपकी डिसीजन मेकिंग का, हर इंसान की डिसीजन मेकिंग इतनी परफेक्ट नहीं होती। सही वक्त पे सही फैसला करने की सलाहियत भी आपको सही रास्ता मुतयन करवाती है। तो डिसीजन मेकिंग आपकी परफेक्ट चाहिए। तीसरा, टास्क मैनेजमेंट और टाइम मैनेजमेंट, कि आप जब टाइम मैनेजमेंट से मुराद आपने जो भी काम करना है अपने वक्त पे करना है। और टास्क मैनेजमेंट, कि आपके पास इदारे में अगर आपको जॉब मिल जाती है तो जितने भी आपको टाइम दिए जा रहे हैं आपने कितने तरतीब से वो कार्य सारे काम सर अंजाम देने हैं। तो ये कुछ स्किल्स हैं जो फ्रेश ग्रेजुएट को पता होनी चाहिए कि जब वो जाएगा इदारे में जॉब के लिए तो ये सारी चीज उसे काम आएंगी। ओके, परफेक्ट सर, माशाल्लाह से बहुत लर्निंग हुई है मेरी तो स्पेशली। ठीक है, तो हम सम अप करते हैं, लेकिन ये है कि रैप अप करेंगे, बट ये है कि आखिर में जाते जाते हम आपके साथ एक रैपिड फायर प्ले करेंगे। लाइक आपको कोई भी जी, एक वर्ड सेलेक्ट करना है या आप एक सेंटेंस बोल सकते हैं। अगर मैं बात करूं एचआर या बिजनेस, आप क्या सेलेक्ट करेंगे? सॉरी, एचआर या बिजनेस। एचआर? एचआर, ओके। हायरिंग या फायरिंग? हायरिंग। हायरिंग। एक्सपीरियंस या स्किल्स? स्किल्स। स्किल्स, ओके। एआई या ह्यूमन जजमेंट? एआई। रिमोट या ऑफिस वर्क? ऑफिस वर्क। ओके। जेडी या कल्चर फिट? सॉरी, दोबारा पूछिएगा। जेडी या कल्चर फिट? कल्चर फिट। कल्चर फिट, ओके। वन फेवरेट लीडरशिप बुक यू सजेस्ट? वन फेवरेट लीडरशिप बुक, हम्म। मैंने कासिम अली शाह साहब की लीडरशिप के ऊपर बुक पढ़ी थी, ओके। जो कि 2 जिल्दों पर मुश्तमिल है। तो वो बुक जो है आप मैं रिकमेंड करूंगा कि कासिम अली शाह साहब की लीडरशिप के ऊपर जो 2 जिल्दों पर जो अभी जो लेटेस्ट बुक आई है उनकी, वो मैं रिकमेंड करूंगा कि वो उर्दू में भी है। और उस बुक को उन्होंने दुनिया के जितने भी स्कॉलर्स हैं जिन्होंने लीडरशिप के ऊपर तसानीफ लिखी हैं, और उन तसानीफ के मुख्तलिफ असबाब निकाल के वो 2 जिल्दों पर उन्होंने 2 बुकें जो है ना उन्होंने बनाई हैं। तो वो बुक जो है मैं रिकमेंड करूंगा, वो लाजमी पढ़े, लीडरशिप के ऊपर कासिम अली शाह साहब की। ठीक है। सो वन मिस्टेक एवरी यंग एचआर प्रोफेशनल शुड अवॉइड? इसमें होता ये है कि हम्म। एचआर प्रोफेशनल्स जो मिस्टेक करते हैं वो ये करते हैं कि मिसाल के तौर पे हायरिंग अगर कर रहे हैं तो वो मेरिट बेस पे नहीं कर रहे हैं। ओके। तो एचआर प्रोफेशनल कोशिश ये करें कि कोई भी एम्प्लॉय या किसी भी स्टाफ को, किसी भी कैंडिडेट को इदारे के अंदर हायर कर रहे हैं तो पर्ची बेस नहीं होना चाहिए, मेरिट बेस होना चाहिए। मेरिट बेस्ड होना काबिलियत की चाहिए। बुनियाद चाहिए, ताल्लुकात की बुनियाद पे। मुझे लगता है हमारा कल्चर ही जो है ना मेरिट पे है नहीं अभी। तो इस पे बहुत ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत है। जब हम अपने प्रोसेसेस को ट्रांसपेरेंट करेंगे तो ये चीज़ें ऑटोमेटिकली फिर बेटर होना शुरू होंगी। नहीं, ये तो आप सही कह रहे हैं कि हम्म। हमारा कल्चर ऐसा नहीं है, लोग ताल्लुकात की बुनियाद पे ही ज्यादातर आते ऐसे हैं। लेकिन एचआर अपनी तरफ से कोशिश ये करे कोशिश कि जो करनी चाहिए। बेस्ट कैंडिडेट है एटलीस्ट उनको तो उनके हम्म। सीवीज और उनको शॉर्टलिस्ट करके आगे फॉरवर्ड कर दे मैनेजमेंट को अपनी तरफ से। अब हम्म। आगे वो सिलेक्ट होते हैं या कोई ऊपर से सिलेक्ट होकर आता है, वो फिर आगे नसीब मुकद्दर। एटलीस्ट एचआर तो अपना रोल अदा कर दे। परफेक्ट। ठीक है सर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ माय पॉडकास्ट। मुझे काफ़ी ज़्यादा लर्निंग हुई है। मैं समझता हूँ कि ऑडियंस को भी सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। और माशाल्लाह से आपने एक बुक भी सजेस्ट की है, तो मैं तो लाजमी रीड करूंगा और हम लिंक भी अटैच कर देंगे। सर थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू।